नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं कुलदीप बागड़ी केबीएम के प्लेटफॉर्म पर फिर से हाजिर हूं। हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है, हम भारतीय संविधान अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मूल अधिकार जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, उन मूल अधिकारों में से हमने सबसे पहले मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि पढ़ ली थी कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं, संविधान द्वारा राज्य की जनता द्वारा प्रदत्त होते हैं और राज्य भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। और हमारे पूरे संविधान में केवल मूल अधिकार एकमात्र ऐसा विषय है जिसका उल्लंघन होने पर आम नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो देखिए, बाकी और कोई ऐसा विषय नहीं है कि आम नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए। केवल मूल अधिकारों का हनन एकमात्र ऐसा विषय है जिसका उल्लंघन होने पर आम आदमी जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहां तक कि राज्य भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमने मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, मूल अधिकार जो है उनका क्या महत्व है, किस प्रकार से अस्तित्व में है, ये तमाम बातों के बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी हासिल कर ली थी। अब देखिए, हम उससे आगे चलते हैं कि ये मूल अधिकार कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं। तो देखिए मित्रों, मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपके अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 12 की हम बात करें तो देखिए, हम बार बार ऐसी बातें करते आ रहे हैं कि राज्य भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है, राज्य भी उनका उल्लंघन। ये राज्य क्या है, इसका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 12 में हुआ है। यानी कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य क्या है ये बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और 12 के अंतर्गत राज्य शब्द में 4 तत्व रखे गए हैं। पहला, भारत सरकार और संसद। दूसरा, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा, जो भी बच गए वो सारे प्राधिकारी। तो देखिए, इनको हम राज्य के अंदर शामिल करते हैं। तो आपको यह बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी कि शुरू से हम ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि राज्य भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये राज्य है क्या, राज्य हम किसे कहते हैं? तो राज्य के अंदर अनुच्छेद 12 के तहत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। और वो 4 तत्व कौन से हैं? भारत सरकार और संसद है, राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल है, सभी स्थानीय प्राधिकारी है और जितने भी अन्य प्राधिकारी बच गए वो सब है। इन सभी को हम किसमें शामिल करते हैं? इन सभी को हम राज्य में शामिल करते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अनुच्छेद 12 का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, उसके बाद अनुच्छेद 12 के बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की तो अनुच्छेद 13 के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्याय की दोबारा जांच करना। यानी कि अनुच्छेद 13 में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों का हनन करती है तो उस विधि को न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे न्यायालय को कौन से देश के संविधान से ली गई है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे संविधान में कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे
पास कौन कौन से मूल अधिकार है, तो हमारे पास पहला जो मूल अधिकार है वो आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। देखिए अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक पहला मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। देखिए राइट टू इक्वलिटी या फिर समानता के अधिकार की हम बात करें तो अनुच्छेद 14 के अंदर इसमें दो बातें बताई गई है। एक तो आता है विधि के समक्ष समानता और दूसरा आता है विधि का समान संरक्षण। यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमने मूल अधिकार कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। हमने पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। लेकिन एक मूल अधिकार ऐसा है जो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए वो कौन सा है? अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता। ये जो लाइन है विधि के समक्ष समानता, ये कहां से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। जबकि दूसरा जो है विधि का समान संरक्षण, जो अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई है, एक तो कहा गया विधि के समक्ष समानता और दूसरा कहा गया विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता जो है ये ली गई है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। वही विधि का समान संरक्षण जो मित्रों ये कहां से लिया है? ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। केवल विधि के समक्ष समानता जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। देखिए उसके बाद हम बात करें तो विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है वो आपको बता रहा हूं मैं। तो विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो व्यक्ति के विशेषाधिकारों को नकारता है, अतः यह नकारात्मक मूल अधिकार है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक मूल अधिकार है, तो वो कौन सा है? विधि के समक्ष समानता है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों को नकारता है। इस डायसी का जो विधि का शासन है वो यही मूल अधिकार है, विधि के समक्ष समानता। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है कि डायसी इसी अधिकार को विधि का शासन कहता है। विधि के शासन से तात्पर्य है कि देश का प्रशासन विधि के अनुसार चलाना है, न कि व्यक्ति की इच्छा अनुसार चलाना है। देखिए वही विधि का समान संरक्षण ये कहता है। देखिए विधि का समान संरक्षण सकारात्मक मूल अधिकार है, और ये जो विधि का समान संरक्षण जो है, जो सकारात्मक मूल अधिकार है, इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान विधि प्राप्त होगी। यदि परिस्थितियां समान है तो विधि भी समान ही प्राप्त होगी। इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो इससे पहले आप जो है वो ये पहले वाली स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब वाली स्लाइड, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? समानता से संबंधित अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि पहले आप पढ़िए इसको कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थानों में क्या क्या शामिल होते हैं? जैसे बस स्टैंड आते हैं, रेलवे स्टेशन आते हैं, एयरपोर्ट है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, विद्यालय, अस्पताल। ये जो सार्वजनिक स्थल है, यहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, यानी कि कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, हिंदू है, या फिर लिंग यानी कि महिला है या पुरुष है, जन्म स्थान कहां पर जन्म हुआ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, धर्म, इस आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। यानी कि अगर आप मंदिर में जाते हैं, अगर इस्लाम धर्म से और मंदिर में जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आप यहां से बाहर चले जाइए। या हिंदू है और आप मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, तो आप पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लोक सेवाओं के अवसरों में समानता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 के अंदर है। लोक सेवाओं का मतलब होता है जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, उन पब्लिक सर्विसेज में सभी के लिए बराबर समानता जो है वो दी गई है। तो लोक सेवाओं में अवसरों की समानता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 16 में हुआ है। तो यह अनुच्छेद 16 वाला जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक सेवाओं में अवसरों की समानता का उल्लेख कहां हुआ है, तो अनुच्छेद 16 में हुआ है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है। और मित्रों, आपको बता दूं, जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, वो अनुच्छेद मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से ही पूछे जाते हैं। और आज तक अगर आप पीछे के पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर अनुच्छेद कोई पूछा गया है तो अनुच्छेद 17 पूछा गया है कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत कहां पर है, तो अनुच्छेद 17 के अंदर है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत है और राज्य केवल 2 ही प्रकार की उपाधियां दे सकता है, या तो वो शिक्षा से संबंधित उपाधि दे सकता है या फिर वो सेना से संबंधित उपाधि दे सकता है। शिक्षा और सेना को छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता है, याद रखिए। देखिए, जनवरी 1954 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की, जिसके तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये पुरस्कार दिए गए। तो इन्हें क्या इस अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाना चाहिए? तो देखिए, क्योंकि इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, जबकि ये उपाधियां दी जा रही हैं, भारत रत्न दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, पद्मश्री दिया जा रहा है, तो क्या कि ये जो है ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाना चाहिए? देखिए, जब ये मामला न्यायालय में गया तो उस न्यायालय के अंदर ये कहा गया कि ये जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या भारत रत्न है, ये जो है न्यायालय ने समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं माना। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, जनवरी 1954 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की, जिन्हें न्यायालय ने समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं माना तथा संवैधानिक रूप से उचित ठहराया। इनमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान जो है वो शामिल है। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 18(2) में यह भी कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना उपाधि या कोई भी पुरस्कार जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आप जो है कोई दूसरा देश आपको कोई उपाधि दे रहा है, कोई पुरस्कार दे रहा है, तो आप तभी ले सकते हैं जब आप राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं। तो मित्रों, ये भारतीय संविधान का पहला मूल अधिकार जो हमें दिया है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है पूरी डिटेल से। कल हम जो पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। आज हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया है। आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं। और आप जो है केबीएम के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। राजस्थान का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म केबीएम प्लेटफॉर्म, जिसके ओनर शिवराज जी चौधरी है। आप हमसे जुड़े रहिए। और आज इतना ही।
कल हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार के साथ आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।